हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के बारे में। देखो, रेडिएशन के बारे में हम बात कर रहे थे और न्यूटन ने हमको ये बताया कि कोई बॉडी किस तरीके से कूल होता है। अब देखो, जैसे मान लो तुम्हारे पास एक बॉडी है, आपने उसको हीट कर रखा है, उसका टेम्परेचर सराउंडिंग के टेम्परेचर से ज़्यादा है, तो हमको पता है कि ये एनर्जी रेडिएट करेगा और उसकी वजह से ये कूल होना शुरू हो जाएगा। पर ये कितना फास्ट और किस तरीके से कूल होता है, ये हमको न्यूटन के लॉ से पता चलता है। समझे? तो अब देखो न्यूटन ने क्या बोला। न्यूटन का लॉ जानने से पहले हम काम करते हैं कि एक्सपेरिमेंट करते हैं और इस एक्सपेरिमेंट से समझने की कोशिश करते हैं कि एक हॉट बॉडी किस तरीके से आपके सराउंडिंग में रखने पर कूल होता है। तो मान लो आपके पास एक कैलोरीमीटर है, एक कैलोरीमीटर ले लो आप और उस कैलोरीमीटर में पानी भर दो और उसको अगर आप क्लोज कर दोगे तो क्लोज करने के बाद इस लिड से दो होल होने चाहिए इस लिड में, जिसमें से एक होल से आप पास करोगे स्टरर, जो इसको स्टर करने में घुमाने में काम आएगा इसके अंदर, और दूसरा होगा थर्मामीटर जो पानी का टेम्परेचर मेजर करेगा। ठीक है, करना क्या है कि फिलहाल जो टेम्परेचर दिखाएगा थर्मामीटर में वो पानी का टेम्परेचर और रूम का टेम्परेचर सेम होगा, सराउंडिंग का और पानी का टेम्परेचर सेम होगा। फिलहाल ये दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। तो मान लो आपके रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो थर्मामीटर आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिखाएगा फिलहाल, क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर पे हैं। अब एक काम करो, इसको हीट करना शुरू कर दो, जिससे टेम्परेचर बढ़ेगा और थर्मामीटर के अंदर टेम्परेचर अब बढ़ना दिखने लगेगा। पानी को रूम टेम्परेचर से 40 डिग्री ज़्यादा, 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर तक उसको हीट करना है। मतलब पानी को तब तक हीट करना है जब तक इसका टेम्परेचर जो आपके सराउंडिंग का टेम्परेचर है उससे 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ना हो जाए। तो अगर आपका 25 डिग्री सेल्सियस का रूम टेम्परेचर है तो आपको इसे 65 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना है। 65 डिग्री सेल्सियस तक हीट कर दिया, अब इसको हटा दो। अब ये आपका स्टार्टिंग का वाटर का टेम्परेचर है। वाटर का टेम्परेचर हम T ले लेते हैं और ये सराउंडिंग का टेम्परेचर है T0। दोनों के बीच का जो गैप है या डिफरेंस है वो हो जाएगा आपका T माइनस T0। अब आप क्या करोगे यहाँ पे, क्योंकि आपने इसको अब हीट करना बंद कर दिया तो रेडिएशन की वजह से हीट बाहर जाएगा और आपका पानी कूल होना शुरू हो जाएगा, ठंडा होना शुरू हो जाएगा, उसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। अगर आपका पानी का टेम्परेचर T कम होने लगा, स्टार्टिंग में 65 है, ये और कम होगा, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, फिलहाल तो ये 40 डिग्री सेल्सियस है, जैसे टाइम बीतते जाएगा वैसे वैसे ये जो टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका T कम हो रहा है, पानी का टेम्परेचर कम हो रहा है, वो कूल हो रहा है। तो आप क्या करो, डेल्टा T और टाइम के का पूरा यहाँ पे आप एक चार्ट बना लो। आप स्टार्टिंग में मेजर करो डिफरेंस, वो 40 डिग्री सेल्सियस है, तो जीरो टाइम पे आपका 40 डिग्री सेल्सियस है। अब जीरो वाला रहने देते हैं, हम 1 मिनट के बाद देखते हैं क्या है ये, या लिख लेते चलो, जीरो पे इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस था। उसके बाद 1 मिनट या 2 मिनट के गैप पे चेक करते जाओ। मान लेते हम 2 मिनट के गैप पे देखते हैं। 2 मिनट बाद मैंने देखा तो इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस हो गया। फिर 4 मिनट, 6 मिनट, 8 मिनट, आपको 2 मिनट्स के गैप पे इसका टेम्परेचर चेक करते जाना है। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। 35 का हो सकता है 32 हो जाए, फिर उसके बाद 31 हो जाए, ऐसे जो भी आपको वैल्यूज़ मिला आप यहाँ पे लिख लो टाइम का, यहाँ पे आप कॉलम बना लो और डेल्टा T और टाइम के बीच में आप ग्राफ प्लॉट कर दो। जब आप ये ग्राफ देखोगे, सारे प्लॉट कर दोगे, तो वो ग्राफ आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आएगा। अब इसका मतलब क्या है और इससे हम लोग को क्या समझ में आता है? इससे हमको ये समझ में आता है कि देखो, स्टार्टिंग में ग्राफ का जो स्लोप है वो हाई है, उठा हुआ है, धीरे धीरे ग्राफ का जो स्लोप है वो नीचे जाता है। अब ग्राफ का स्लोप का मतलब क्या होता है? स्लोप मतलब ये आपको बताएगा कि आपका डेल्टा T या चेंज इन टेम्परेचर टाइम के रिस्पेक्ट में जो है वो, मतलब स्लोप क्या होता है, डेल्टा T अपॉन डेल्टा स्मॉल t हो जाएगा यहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर अपॉन टाइम इंटरवल। तो टाइम इंटरवल में इतना चेंज हुआ है, तो अगर मैं टाइम इंटरवल फिक्स कर दूं 2-2 मिनट का, तो इसका मतलब अगर आपका स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है, ये वैसे नेगेटिव स्लोप आएगा पर मैं इसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ। तो आपका धीरे धीरे देखो स्लोप गिरता जा रहा है, ग्राफ गिरता जा रहा है, इसका मतलब क्या कि स्लोप का जो मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है, वो कम होता जाएगा।
कम होने का मतलब है कि डेल्टा टी जो है, टेम्परेचर गैप है, वो धीरे धीरे इस टाइम इंटरवल में कम होता जाएगा। मतलब स्टार्टिंग के 2 मिनट में अगर उसका टेम्परेचर 5 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया, तो बाद के 2 मिनट में आप देखोगे तो उसका टेम्परेचर सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस से नीचे आया है। मतलब जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे कूलिंग जो है वो स्लो होते जा रही है, आराम आराम से कूल होता जा रहा है। तो ये तो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल तरीका था ये चेक करने का कि बॉडी कैसे कूल होता है, समझे। अब न्यूटन ने इस पर क्या कहा बताओ। न्यूटन ने अब इसी चीज़ पर एक अपना लॉ दिया कि किस तरीके से बॉडी कूल होता है। अब ये तो क्लियर हो गया कि जैसे जैसे टाइम जा रहा है बॉडी का कूलिंग स्लो होता जा रहा है, और कूलिंग स्लो इसीलिए हो रहा है क्योंकि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे आप डेल्टा टी देखोगे, यहाँ क्या लिखा था, मान लो 35, 32, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है तो आप देखो डेल्टा टी कम होता जा रहा है। डेल्टा टी इज नथिंग बट टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन वाटर एंड सराउंडिंग। तो बॉडी और सराउंडिंग के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो जैसे जैसे कम होता जाएगा वैसे वैसे कूलिंग का रेट भी कम होता जा रहा है और कूलिंग भी स्लो होता जा रहा है। यही बात न्यूटन ने अपने लॉ में कही। तब न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मैथमेटिकल स्टेटमेंट क्या है वो देखते हैं, और उसके बाद फिर हम उसको और किसी और चीज़ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरे स्टेटमेंट में, वो हम चेक कर लेंगे। तो पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन ने ये कहा रेट ऑफ कूलिंग, ये है रेट ऑफ कूलिंग, मतलब हीट लॉस्ट पर यूनिट टाइम, हीट लॉस्ट पर यूनिट टाइम बाय बॉडी या हॉट बॉडी माइनस डी क्यू बाई डी टी, कि 1 सेकेंड में कितना हीट लॉस्ट हो रहा है, लूज हो रहा है, बॉडी 1 सेकेंड में कितना हीट लूज कर रहा है, दैट इज योर रेट ऑफ हीट लॉस बाय द बॉडी। तो ये माइनस डी क्यू बाई डी टी इज नथिंग बट हीट लॉस पर यूनिट टाइम बाय द बॉडी बोल सकते हो आप, नहीं तो रेट ऑफ लूजिंग हीट, कितना फास्ट बॉडी हीट लूज कर रहा है। ये हमने देखा था इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी मतलब सराउंडिंग का टेम्परेचर और बॉडी के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है। तो मान लो बॉडी का टेम्परेचर टी है, सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट है, तो ये डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना फास्ट हीट लॉस किया जाएगा, समझे। तो जैसे मान लो मेरे पास ये हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर मान लेते हैं 60 डिग्री सेल्सियस है और आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर मान लेते हैं 30 डिग्री सेल्सियस है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, फिलहाल 30 डिग्री सेल्सियस का है, ये डिफरेंस ज़्यादा है, ये बहुत जल्दी जल्दी हीट बाहर फेंकेगा और बहुत जल्दी जल्दी कूल होगा। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर गैप कम होने लगता है, क्योंकि जैसे ही हीट बाहर फेंकेगा इससे होगा क्या, इसका टेम्परेचर अब 60 डिग्री सेल्सियस से कम होने लगेगा। मान लो 60 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर कम होते होते 32 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, इसका 32 है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस अब 2 का ही रहा। अब क्योंकि 2 का डिफरेंस है, काफ़ी कम हो चुका है, अब ये बहुत जल्दी कूल नहीं होगा, अब इसको 32 से 30 आने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसका जो कूलिंग प्रोसेस है बहुत स्लो हो चुका है क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस काफ़ी कम हो गया है। तो जितना ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस उतना ही फास्ट वो हीट को बाहर फेंकेगा, ये आपका न्यूटन का कहना था। लेकिन याद रखना न्यूटन्स लॉ जो है, न्यूटन्स लॉ इज वैलिड ओनली व्हेन टेम्परेचर डिफरेंस इज स्मॉल। देखो टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर डिफरेंस अगर छोटा है तो ही ये लॉ वैलिड है। ऐसा नहीं कि आपने बॉडी को 600 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर दिया और आपके एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो 570 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाएगा। इतने बड़े गैप, इतना बड़ा टेम्परेचर डिफरेंस अगर हो तो न्यूटन का लॉ काम नहीं करता है, गैप कम होना चाहिए। इसलिए ये बोला गया था कि आप जो पानी को हीट कर रहे हो कैलोरीमीटर में, तो सराउंडिंग टेम्परेचर से 40 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तक ही जाना है, उतने ही गैप से हमने चेक किया था, उसके ऊपर नहीं गए थे हम लोग। तो ये गैप कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तब आपका न्यूटन का लॉ वैलिड है। तो मान के चलते हैं कि गैप बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है और न्यूटन का लॉ वैलिड है। प्रोपोर्शनैलिटी साइन अगर हटेगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू, तो सम कॉन्स्टेंट क्या आ जाएगा, टी माइनस टी नॉट। बस यही आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। अब एक काम करते हैं, इसको हम किसी और टर्म्स में एक्सप्रेस करने की कोशिश करते हैं।
तो आप लोगों को पता है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो होता है बॉडी का, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बॉडी का वो क्या होता है बताओ। एस इज इक्वल टू कैसे डिफाइन करते हैं, हीट सप्लाइड पर यूनिट मास पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। तो जो भी हीट सप्लाई किया इसको मैं डी क्यू लिख देता हूँ, एम तो मास तो एम रहने दो इसको, और डेल्टा टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको हम डी टी लिख देते हैं। डी टी इज चेंज इन टेम्परेचर, आपने कितना टेम्परेचर उसका चेंज किया है या फिर कितना टेम्परेचर उसका चेंज हुआ है, दिस डी टी। तो एक काम करते हैं, डी क्यू का वैल्यू यहाँ से निकाल लो, डी क्यू विल बी इक्वल टू एम एस डी टी। अब एक काम करते हैं, इसको डी टी, स्मॉल डी टी से दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं, तो डी क्यू बाय डी टी, सॉरी डी 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 क्यू है ना, हाँ ठीक है, डी क्यू बाई डी टी विल बी इक्वल टू एम एस डी टी बाई डी टी आ जाएगा, डी टी बाई डी टी। आपका ये है इक्वेशन 1 और ये है इक्वेशन 2, दोनों डी क्यू बाई डी टी का वैल्यू है। देखो यहाँ पे डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी था ना, तो दोनों तरफ डी टी से डिवाइड कर दिया। डी क्यू बाई डी टी इक्वेशन 2, डी क्यू बाई डी टी इक्वेशन 1 फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, नहीं यहाँ पे माइनस है ना, एक काम करते हैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, क्या प्रॉब्लम, माइनस ये हो जाएगा माइनस एम एस। ओके, अब सेम हो गए दोनों, तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम होगा, एंड दैट विल बी माइनस एम एस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। ये इक्वेशन आ गया, एम एस को वहाँ भेज दो तो माइनस डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस के अपॉन एम एस टी माइनस टी नॉट। अब ये के अपॉन एम एस, इसको हम एक नया कांस्टेंट K1 लिख देते हैं, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट ही है तो आप उसको नए लेटर से डिनोट कर सकते हो। ये सॉरी, ये माइनस हट जाएगा, इसको यहाँ डाल दिया था तो अब इसको अगर इसकी जगह पे K1 लिख दो तो क्या क्या हो जाएगा बताओ, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस K1 टी माइनस टी नॉट। ये आपका सेकेंड स्टेटमेंट बन गया। इसका मतलब ये होता है कि डी टी बाई डी टी इज प्रपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। माइनस साइन में यहाँ ले लेता हूँ, तो माइनस डी टी बाई डी टी इज प्रपोर्शनल टू टी माइनस टी नॉट। ये भी न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग का स्टेटमेंट हो सकता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखो यहाँ पे डी क्यू बाई डी टी है, डी क्यू बाई डी टी का मतलब कितना फास्ट हीट लॉस हो रहा है, और यहाँ पे टी टेम्परेचर है, चेंज इन टेम्परेचर या फिर फॉल इन टेम्परेचर, ये भी नेगेटिव है, इसका मतलब टेम्परेचर डाउन हो रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम, मतलब कितना फास्ट आपका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो कितना फास्ट हीट लॉस हो रहा है, ये सराउंडिंग और बॉडी के टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड करेगा। यहाँ पे भी वही चीज़ है कि आपका बॉडी कितना फास्ट कूल हो रहा है, कितना फास्ट उसका टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ये बॉडी और सराउंडिंग के टेम्परेचर गैप पे डिपेंड करेगा। गैप जितना ज़्यादा बॉडी उतना फास्ट कूल होगा, गैप जितना ज़्यादा बॉडी उतना फास्ट हीट बाहर फेंकेगा। तो यहाँ पे हीट के टर्म्स में ये स्टेटमेंट है और यहाँ पे टेम्परेचर के टर्म्स में स्टेटमेंट है। बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम एक काम करेंगे, क्या करेंगे, देखो इसको मैं हटा देता हूँ, ये टी माइनस टी नॉट को आप नीचे ले आओ और डी टी को वहाँ भेज दो, तो डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट विल बी इक्वल टू माइनस K1 डी टी। ओके, और एक काम करो, दोनों तरफ से इंटीग्रेट कर दो इसको। तो अगर आप दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दोगे तो इंटीग्रेशन माइनस K1 तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन यहाँ आ जाएगा। नाउ डी टी अपॉन टी माइनस टी नॉट का इंटीग्रेशन होता है log टू द बेस ई टी माइनस टी नॉट। अब कई बुक में log टू द बेस ई को ln लिखा जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ln इसको शॉर्ट में लिखते हैं, ln मतलब नेचुरल लॉगरिथम, और इसका मतलब ही होता है log टू द बेस ई। तो log टू द बेस ई टी माइनस टी नॉट इस इंटीग्रेशन का वैल्यू होगा, माइनस K1 डी टी का इंटीग्रेशन t होता है, प्लस इनडेफिनेट इंटीग्रल है, इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट आ जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये रहा आपका इक्वेशन। अब इस इक्वेशन का मतलब देखो क्या है, अगर इस इक्वेशन को तुम ग्राफ पे प्लॉट करोगे, मानो इस पूरे क्वांटिटी को आप y एक्सिस पे प्लॉट करो, टाइम को आप x एक्सिस पे प्लॉट करो, तो इसका मतलब आपका इक्वेशन क्या होगा बताओ, y इज इक्वल टू माइनस K1 x प्लस सम कांस्टेंट c।
y इज इक्वल टू माइनस के एक्स प्लस सी, ये एक ऐसा इक्वेशन है जो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। मतलब अगर आप इसका ग्राफ देखोगे देन इट हैज़ टू बी ए स्ट्रेट लाइन जिसका y इंटरसेप्ट c है, और इसका जो स्लोप होगा वो नेगेटिव होगा, एंड दैट स्लोप इज -k1। x के साथ जो रहता है वो स्लोप होता है। ये न्यूटन के लॉ की थियरी थी, ठीक है, मतलब इसको थियोरेटिकली हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो इसमें हमने ये देखा कि dt बाई dt का ये इक्वेशन आएगा और dq बाई dt का ये इक्वेशन आएगा, और उसके थ्रू हमने जब ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ किसके बीच में प्लॉट किया, log टू द बेस e t माइनस टी नॉट और टाइम के बीच में आपने ग्राफ प्लॉट किया, तो आपको ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। और डेल्टा टी और टी के बीच में ग्राफ हमने स्टार्टिंग में ही प्लॉट किया था, उसमें हमने देखा था कि ये ग्राफ जो है वो ऐसे जाता है। खैर इसको भी हम देखते हैं ये कैसे आता है। वैसे तो ये हम लोग ने एक्सपेरिमेंटली किया था, तो थियोरेटिकली ये कैसे आता है वो देखते हैं। सी, अब एक काम करो, ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, इक्वेशन क्या है, log टू द बेस e t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू -k1 t प्लस सी। अब इसको एक्सपोनेंशियल पार्ट में, एक्सपोनेंशियल जो तरीका होता है उस मेथड में, या फिर जो इक्वेशन होता है उसमें आप इसको कन्वर्ट कर दो, तो उससे क्या होगा, आपका ये e वाला पार्ट वहाँ चला जाएगा, यहाँ बचेगा t माइनस टी नॉट, लॉग से हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा e रेस टू -k1 t प्लस सी, राइट। तो ये हो जाएगा आपका t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू e रेस टू -k1 t इन टू ई रेस टू सी। इसको फिर से अगर आप देखोगे, कंबाइन करोगे तो प्लस सी आ जाएगा, बस प्लस सी को हमने सेपरेट कर दिया इंडेक्स का रूल यूज करके। ई रेस टू सी को एक कांस्टेंट k2 रख दो, चलो यहां मैं इसको हटा देता हूं। ई रेस टू सी जो है, अगेन वो एक कांस्टेंट ही है ना, क्योंकि ई कांस्टेंट होता है और आपका सी भी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो उसको मैं दूसरा कांस्टेंट k2 रख देता हूं, एंड नाउ इट विल बी t माइनस टी नॉट इज इक्वल टू ई रेस टू माइनस k2 e रेस टू माइनस टी k1 इंटू टी, राइट। ये आपका इक्वेशन आ गया। तो ये इक्वेशन t माइनस टी नॉट हम लोग को पता है डेल्टा टी है, डेल्टा टी इज इक्वल टू k2 e रेस टू माइनस k1 टी। तो ये यहाँ पे आपके पास एक एक्सपोनेंशियल इक्वेशन आया है, और वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। ये जो ग्राफ अगर आप डेल्टा टी और टी का प्लॉट करोगे तो ये एक्सपोनेंशियली इस तरीके से डिक्रीज होता है, और यही रिजल्ट हमारे पास था जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि डेल्टा टी और टाइम का जो ग्राफ है वो इस तरीके से डिक्रीज हो रहा था। इसको एक्सपेरिमेंटली हम स्टार्टिंग में ही देख चुके थे कि ग्राफ सच में ऐसा ही आता है, लेकिन ये वाला जो ग्राफ है log e t माइनस टी नॉट और t, इसका ग्राफ स्ट्रेट ऐसे आता है। इसको हम लोग अभी वेरीफाई करेंगे। इसको वेरीफाई करने का मतलब है कि आप न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को वेरीफाई कर रहे हो। ओके, तो एक काम करते हैं, जब ये इक्वेशन कैसे वेरीफाई होगा ये हम चेक कर लेते हैं। तो आपको करना क्या है, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, और ये आपका एक्सपेरिमेंट होता है। चालू देखो आपको करना क्या है, एक डबल वॉल्ड कंटेनर लेना है जिसमें दो वॉल्स हो, एक अंदर की ओर वॉल है, एक बाहर की ओर वॉल है, और उसके बीच में पानी भर देना है आपको। इस पानी का टेम्परेचर और रूम टेम्परेचर सराउंडिंग का दोनों सेम है। इसके अंदर एक थर्मामीटर डाल दो, थर्मामीटर आपको सराउंडिंग का टेम्परेचर टी नॉट बताएगा। फिर बीच में एक कैलोरीमीटर को सस्पेंड किया है, कैलोरीमीटर के साइड वाले हिस्से को पूरा का पूरा ब्लैक से पेंट कर दिया है। तो ब्लैक से पेंट किया, इसका मतलब इधर का जो भी एनर्जी होगा ये एब्जॉर्ब कर लेगा, और अंदर वाला जो है हीट है वो एमिट होगा रेडिएशन के फॉर्म में। और हमने इसके अंदर जो पानी भरा हुआ है, इस कैलोरीमीटर के अंदर अगेन दो होल था, जिसमें से एक में स्टरर डाल दिया और दूसरे में हमने थर्मामीटर डाल दिया, और ये थर्मामीटर इस पानी का टेम्परेचर टी बताएगा। अगेन वही सेम चीज, जो भी रूम टेम्परेचर होगा उससे 40 डिग्री ज़्यादा तक इस पानी को हीट करना है, और हीट करने के बाद जब ये एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से 40 डिग्री ज़्यादा तक इसका टेम्परेचर हो जाए तो हीटिंग बंद कर दो। अब ये कूलिंग चालू हो जाएगा, और कूलिंग की वजह से होगा क्या, इसका टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो सेम वही चीज़ आपको करना है, आपको डेल्टा टी ढूंढना है। डेल्टा टी मतलब टी माइनस टी नॉट, मतलब इस टेम्परेचर का और इस टेम्परेचर के बीच का कितना डिफरेंस है वो चेक कर लो, और आपको ये रेगुलर टाइम इंटरवल पे नोट डाउन करते जाना है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट के बाद, या फिर 2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट के बाद, जो भी गैप आपको रखना होगा।
तो स्टार्टिंग में तो गैप ये 40 डिग्री सेल्सियस का था 0 पे, फिर ये धीरे धीरे गैप कम होता जाएगा, टाइम बढ़ता जाएगा, गैप कम होता जाएगा। और अब आपको करना क्या है, एक और कॉलम बनाओ अब, क्योंकि ये t माइनस टी नॉट आपने प्लॉट किया है ना, तो आप एक और कॉलम बनाओ। अब ये जितने भी वैल्यूज है उसका log टू द बेस ई कैलकुलेट कर लो, log टू द बेस ई t माइनस टी नॉट, इसका आपको कॉलम अलग से बनाना है। जैसे मान लो स्टार्ट यहाँ पे कोई टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो आपको क्या करना है, log टू द बेस ई t माइनस टी नॉट मतलब 30, ये कैलकुलेट कर दो। log आप कैलकुलेट कर सकते हो और ये सारे वैल्यूज इसमें प्लॉट कर दो। तो अब आपके पास क्या होगा, log टू द बेस ई के सारे वैल्यूज है, टाइम के सारे वैल्यूज है, इसको किसी ग्राफ पे जाके प्लॉट कर दो, log टू द बेस ई t माइनस टी नॉट और टाइम का ग्राफ। तो आप देखोगे आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कि उससे अगर आप लाइन पास करोगे देन इट वुड बी अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया? और थियरी के हिसाब से कि log टू द बेस ई t माइनस टी नॉट और टाइम का ग्राफ जो था वो स्ट्रेट लाइन ही था और उसका स्लोप नेगेटिव था और स्लोप आपका ग्राफ जो है नीचे की ओर जा रहा था। तो जब एक्सपेरिमेंटली भी जब हमने वैल्यूज निकाला और ग्राफ प्लॉट किया तो मुझे उसी तरीके का स्ट्रेट लाइन का ग्राफ मिला। तो इससे आपका जो न्यूटन्स लॉ है कूलिंग का वो वेरीफाई हो जाता है। समझ गए? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग पर। तो लगभग इस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में। देखते हैं यहाँ पे 2 क्वेश्चन मैंने लिख रखा है, एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, जिसके बारे में हम ऑलरेडी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। इन 5 minutes a body cools from 75 डिग्री सेल्सियस टू 65 डिग्री सेल्सियस एट रूम टेम्परेचर ऑफ 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपका रूम टेम्परेचर दिया हुआ है 25 डिग्री सेल्सियस, ओके, और बॉडी 75 डिग्री सेल्सियस से कूल होकर 65 डिग्री सेल्सियस पे चला जाता है अगले 5 मिनट में, इन 5 मिनट्स। टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एट द एंड ऑफ नेक्स्ट 5 मिनट इज, जब वो 65 डिग्री सेल्सियस पे 5 मिनट बाद पहुंच जाए तो अगले 5 मिनट के बाद उसका क्या टेम्परेचर होगा, ये पूछा गया है। अब जाहिर सी बात है कि अगले 5 मिनट में वो और कूल होगा, उसका टेम्परेचर 65 से और नीचे आएगा। नाउ न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के हिसाब से माइनस फॉल ऑफ टेम्परेचर पर यूनिट टाइम dt बाई dt या रेट ऑफ कूलिंग इज इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू t माइनस टी नॉट, जहाँ पे t आपका बॉडी का टेम्परेचर है, t नॉट रूम टेम्परेचर होगा, k कांस्टेंट है और dt बाई dt रेट ऑफ फॉल ऑफ टेम्परेचर है। यहाँ पे आप माइनस को अवॉइड कर सकते हो, हम सिर्फ वैल्यूज़ की बात करेंगे यहाँ पे, तो माइनस हटा सकते हो। ये आपका इक्वेशन है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। ना देखो यहाँ पे बॉडी का टेम्परेचर हमको चाहिए, बॉडी का टेम्परेचर लेकिन एक नहीं है ना, वो 75 से 65 तक कूल हो रहा है। तो आप क्या करोगे, ऐसा अगर दिया है तो आप इसका एवरेज निकाल सकते हो, 75 प्लस 65 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो ये 70 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, हमको तो ये चाहिए कि 65 डिग्री सेल्सियस के बाद वो 5 मिनट के बाद कूल होकर कितना टेम्परेचर हुआ है। अब देखो पहले 5 मिनट में अगर वो उसका 10 डिग्री से टेम्परेचर कम हो रहा है 10 डिग्री से, तो ज़रूरी नहीं है कि अगले 5 मिनट में भी, ज़रूरी क्या अगले 5 मिनट्स में भी उसका टेम्परेचर 10 से ही डाउन होगा, ऐसा नहीं है। रीज़न ये है कि जैसे टेम्परेचर डाउन होने लगता है रेट ऑफ कूलिंग भी स्लो हो जाता है। तो पहले 5 मिनट में अगर वो 10 से कूल हुआ है तो अगले 5 मिनट में 10 से कूल नहीं होगा, बल्कि टेम्परेचर उसका कम नीचे गिरेगा। तो वो 65 से 55 पे नहीं जाएगा, बल्कि उसका टेम्परेचर 55 से ज़्यादा ही होगा, वो ज़्यादा कूल नहीं होगा। रेट ऑफ कूलिंग टेम्परेचर डाउन होने पर कम हो जाता है, तो अगले 5 मिनट में वो कम कूल होगा। तो इसलिए अगले 5 मिनट में उसका टेम्परेचर क्या होगा वो हम चेक करते हैं। पहले तो एक काम करो, यहाँ से k का वैल्यू निकाल लो, क्योंकि हम फिर एक बार इक्वेशन यूज़ करेंगे इसका, और उससे हम वो 5 मिनट के बाद उसका क्या टेम्परेचर होगा ये पता कर लेंगे। तो अब एक काम करो, dt बाई dt चेंज इन टेम्परेचर। अब चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 75 से 65 मतलब 75 माइनस 65 डिवाइडेड बाई टाइम क्या है, टाइम 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 टाइम, अच्छा 5 मिनट्स, तो इसको मिनट्स में ही रहने दो। ठीक है, अब ये 75 65 बाई 5 इज इक्वल टू k t माइनस टी नॉट, टी का वैल्यू 70, टी नॉट का वैल्यू 25 हो जाएगा। 75 माइनस 65 विल बी 10 बाई 5 इज इक्वल टू k मल्टीप्लाइड बाई 45। तो k का वैल्यू आप यहाँ पे देखोगे 2/45 हो गया है। मैं फिलहाल यूनिट्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बस मेरे ध्यान में ये है कि टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है और टाइम आपका मिनट में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं।
नाउ नेक्स्ट 5 मिनट्स, नेक्स्ट 5 मिनट्स। अब नेक्स्ट 5 मिनट्स में क्या होगा, सेम इक्वेशन यूज कर लो आप, dt बाई dt इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। ओके, तो k का तो वैल्यू यही होगा 2/45, dt मतलब चेंज इन टेम्परेचर। अब वो 65 से कूल होकर मान लो थीटा पे चला जाता है, तो चेंज इन टेम्परेचर 65 माइनस थीटा होगा, टाइम अगेन 5 मिनट से ले रहा है, k का वैल्यू क्या है यहाँ पे 2/45 है। अब टेम्परेचर उसका क्या होगा बताओ, तो 65 से थीटा तक जा रहा है ना, ये उसका टेम्परेचर रेंज है। तो अगेन टेम्परेचर रेंज है तो मैंने बताया था आपको एवरेज टेम्परेचर ले लेना है, माइनस एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर तो 25 ही है। यहाँ से अगर आप सॉल्व कर लोगे तो आपको थीटा मिल जाएगा, तो ये 5 1s 5 9s, ओके, सो 65 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2/9, अंदर सॉल्व कर लेते हैं, अभी कैलकुलेशन नहीं है और कुछ नहीं है। जैसे 65 प्लस थीटा माइनस 25 इंटू 2 इज 50 डिवाइडेड बाय 2, 2 और 2 हो गया कैंसिल, तो 65 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1/9, 65 माइनस 50 विल बी थीटा प्लस 15। चलिए अब यहाँ पे सॉल्व करना ही पड़ेगा मुझे लगता है, और कोई ऑप्शन नहीं है। यस, 65 इंटू 9 कितना हो जाएगा, 65 इंटू 9 कर लेते हैं, 9 5 45, 9 6 54, 58, सो 5 9 यहाँ ले जाओ, 5 माइनस 9 थीटा इज इक्वल टू थीटा प्लस 15, राइट। 585 माइनस 15 इज इक्वल टू 10 थीटा, क्लियर है। तो 10 थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 थीटा विल बी इक्वल टू 5 माइनस 580 माइनस 10 70, 570 थीटा इज इक्वल टू 57 डिग्री सेल्सियस। तो यही आपका आंसर है 57 डिग्री सेल्सियस। अगले 5 मिनट में आपको मैंने बोला था ना कि वो अगले 5 मिनट में उतना कूल नहीं होगा, 10 डिग्री सेल्सियस से कूल नहीं होगा, 55 से ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा, एंड दैट इज 57 डिग्री सेल्सियस। ओके, चलिए इसी तरीके से आप नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख सकते हैं, लगभग नेक्स्ट क्वेश्चन वैसा ही है मुझे लगता है, बस नंबर चेंज किया गया है, तो ये आप खुद भी सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, इन मेटालिक स्फीयर, अ मेटालिक स्फीयर कूल्स फ्रॉम 50 degree Celsius. Metallic sphere cools from 50 degree Celsius to 40 degree Celsius in 3 seconds. If atmospheric temperature is 20 degree Celsius, then sphere's temperature after 5 minutes is. एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस है, आपका टेम्परेचर जो दिया हुआ है वो 50 डिग्री सेल्सियस से कूल होकर 40 तक जाता है, तो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर आप ले सकते हो 50 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज इक्वल टू 45 डिग्री सेल्सियस। चलिए टाइम उनको लग रहा है 300 सेकेंड, तो पहले के निकाल लेते हैं क्योंकि हम लोग को अगले 5 मिनट का बताना है ना। तो अब एक काम करो, यहाँ पे 300 सेकेंड दिया हुआ है और यहाँ पे 5 मिनट दिया हुआ है, तो आपको किसी एक को कन्वर्ट करना होगा। तो आप देखोगे कि 5 मिनट्स का मतलब 300 सेकेंड्स होता है, टाइम जो है आपका वो 5 मिनट्स ही है ना, 5 मिनट्स का मतलब 300 सेकेंड्स ही होता है, तो इसका मतलब दोनों चीज़ सेम है। तो आप एक काम करो, इसको 5 मिनट ही रहने दो, ये जो 300 सेकेंड्स है इसको आप 5 मिनट ही रहने दो, क्योंकि 60 से डिवाइड करोगे तो 5 मिनट्स ही हो जाएगा। तो फिलहाल इस 5 मिनट में वो कितना कूल हो रहा है, 50 to 40 कूल हो रहा है। इक्वेशन यूज कर लो, डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। चेंज इन टेम्परेचर 50 से 40, 50 माइनस 40, टाइम कितना लग रहा है 5 मिनट, मिनट में रहने दो, हम टाइम मिनट में ले रहे हैं, ध्यान रखना। के टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर लेना है, दैट इज 45 माइनस एनवायरनमेंट का टेम्परेचर 20, तो कितना हो जाएगा ये 10/5, अगेन 2 आ गया, 2 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाई 25, 25 यस, के इज इक्वल टू आ जाएगा 2/25, बस के का वैल्यू आ गया। अब नेक्स्ट 5 मिनट्स की बात करते हैं। नेक्स्ट 5 मिनट में क्या होगा, नेक्स्ट 5 मिनट में अब वो 40 डिग्री सेल्सियस से और नीचे जाएगा, और जो उसका फाइनल टेम्परेचर है अगले 5 मिनट के बाद वही वो पूछा गया है। तो अगले 5 मिनट में वो फिर से 10 डिग्री सेल्सियस से कूल डाउन नहीं होगा, क्योंकि स्लो हो जाएगा कूलिंग। तो 50 से 40 गया, 40 से 30 तक तो नहीं जाएगा, 30 से ज़्यादा ही टेम्परेचर होगा। यार इसको तो सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है, क्योंकि देखो रेट ऑफ कूलिंग जो है स्लो हो जाएगा।
तो 300 सेकेंड मतलब स्टार्टिंग के 5 मिनट में, इसको तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो। स्टार्टिंग के 5 मिनट में, अभी के 5 मिनट में वो कितना कूल हुआ है, 10 डिग्री सेल्सियस से कूल हुआ है। तो अगले 5 मिनट में वो 10 डिग्री सेल्सियस से कम ही कूल होगा। इसका मतलब 50 से 40 हुआ है तो वो 40 से 30 नहीं होगा, 30 से कम ही होगा, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग स्लो हो जाता है टेम्परेचर के साथ। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ है गड़बड़ है भाई। 30 से ज़्यादा टेम्परेचर जो है, मतलब टेम्परेचर 30 से ज़्यादा ही होगा, लेकिन आपके पास दो ऑप्शन है 30 से ज़्यादा वाला। इसका मतलब भाई सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो चलिए, ये तो क्लियर है कि अब अगला टेम्परेचर 30 तक तो नहीं पहुंचेगा, कूलिंग स्लो हो रहा है ना, 30 से ज़्यादा ही होगा। तो 30 से ज़्यादा दो ऑप्शन है, इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो वैसे डिस्कार्ड हो गए। चलिए चालू करते हैं। नेक्स्ट 5 मिनट में इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस से मान लेते हैं थीटा डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। के थीटा को ढूंढना है। तो डी टी बाई डी टी इज इक्वल टू के टी माइनस टी नॉट। 40 से थीटा पे जा रहा है, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 40 माइनस थीटा। टाइम कितना ले रहा है, 5 मिनट के लिए ले रहा है। के का वैल्यू यहाँ से आपको पता है 2/25 दिख रहा है ना। टेम्परेचर अगेन एवरेज टेम्परेचर लेना है बॉडी का, 40 से थीटा पे जा रहा है तो 40 प्लस थीटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 20 इज योर रूम टेम्परेचर। चलिए यहाँ पे आप 5 1 ज़ा 5 5 5 ज़ा 25 कर सकते हो। 40 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2/5। अंदर आएगा आपका 40 प्लस थीटा माइनस 2 इंटू 20 40। दिस इज कूल। 40 2 2 ज़ा 4 40 हो जाता है ना, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बड़ा सही है यार। 5 यहाँ आ जाएगा, 5 4 ज़ा 20 मतलब 200 माइनस 5 थीटा इज इक्वल टू, आई थिंक यहाँ से सब कैंसिल आउट हो चुका है थीटा, तो 200 इज इक्वल टू 6 थीटा। तो थीटा इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 6। ओके, so that is equal to 6 3 is 18, 6 3 is 18, 3 3 3 3, that is 33.33 डिग्री सेल्सियस। इट इज क्लोज टू 33 डिग्री सेल्सियस, दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू।